आदरणीय हरीश चौधरी जी अभी आपको बात कहेंगे। मनरेगा, नरेगा, जी राम जी जो योजना आई है उसमें भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच क्या है और कैसे इस योजना की हत्या कर दी नरेंद्र मोदी जी ने, उसका पूरा वक्तव्य देंगे। जी सर, आप इधर हो जाए। देश में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक अधिकार के माध्यम से जो योजना थी महानरेगा, आज वो योजना समाप्त कर दी गई। ये किसी को भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि नाम बदला गया। महानरेगा को समाप्त कर दिया गया। गांव में रहने वाले हर परिवार को 100 दिन का मजदूरी का अधिकार है। वो आज इस देश के अंदर किसी भी परिवार को वो अधिकार नहीं रहा। आज जो भ्रम भ्रांति फैलाई जा रही है नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगी शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा, ये योजना बदली गई है, नहीं, एक स्कीम लाई गई है। सेंटर केंद्र के द्वारा जो स्कीम है वो लाई गई। प्रचार प्रसार के माध्यम से मजदूरों का अधिकार छीनकर जो महिमा मंडल हो रहा है, कभी भी ऐसा उदाहरण हम लोगों के इतिहास में नहीं मिलता, वर्तमान में भी नहीं है कि राम जी के नाम पर इस तरह का कृत्य किसी ने किया। जब जिसको अवसर मिला है राम के नाम पर कुछ सुधार, कुछ सही कार्य, सही विचार कर राम जी के नाम का उच्चारण किया होगा, उनके नाम पर कुछ काम किया होगा। पहली दफे इतिहास के अंदर मजदूरों के अधिकारों का हनन और वो करते वक्त राम जी के नाम का जिक्र करना, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता। जो महानरेगा योजना थी उसकी जगह जो स्कीम लेकर आई है, स्कीम का महिमा मंडल कर रहे हैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब। मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मैं दुनिया की बात नहीं करता, आपके मुख्यमंत्री रहते वक्त आज आप प्रचार प्रसार कर रहे हो कि 150 दिन मजदूरी का अवसर हम लोग दे रहे हैं। फिर क्या आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते वक्त औसतन परिवार को 100 दिन भी दिया? नहीं, 100 दिन नहीं दिया। औसतन परिवार को मध्य प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री रहते वक्त 42 दिन, 42। क्या देश में और कोई ऐसे राज्य थे जिन्होंने इनसे ज्यादा मजदूर दिवस दिए? हाँ, मेरा खुद का राज्य राजस्थान, वो आज औसतन दिन 62। विवाद करने के लिए आप ये कह रहे हो कि महानरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा था। शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आपके मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी प्रकरण भ्रष्टाचार के माध्यम से आपने जांच, क्योंकि जांच का अधिकार आपके पास था, कोई एक भी प्रकरण में जांच कर आपने दंडित किया? ये दोनों आप अपने आप की बात को खुद ही काट रहे हो। आपके मुख्यमंत्री काल के अंदर महानरेगा के माध्यम से जो कार्य हुए उसके अंदर एक भी कार्य की जांच होकर उसके खिलाफ कार्रवाई की हुई, और आज विवाद में लाने के लिए मजदूरों का हक के संदर्भ में विवाद करने के लिए आप जरूर ये बोल रहे हो इसके माध्यम से भ्रष्टाचार। आपको किसने रोका था? अगर भ्रष्टाचार हुआ तो इसके जिम्मेवार आप खुद थे, मुख्यमंत्री रहते। आज जो स्कीम में परिवर्तन कर आपने जो अधिकार ग्राम पंचायत को थे
कार्य का निर्धारण करना, उसको लेकर और आपने केंद्र सरकार के पास वो अधिकार लेकर। शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मेरा स्पष्ट सवाल है आपसे, क्या पंचायती राज के अलावा दूसरे विभागों के पास नरेगा के माध्यम से कार्य करने की व्यवस्था थी? हाँ थी। कौन से विभाग ने करवाई? पीडब्ल्यूडी ने कराई, पीएचडी ने कराई, वन विभाग ने कराई, कितने विभागों ने करवाई? आज आप बात कर रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इस योजना के माध्यम से हर विभाग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करने का प्रावधान था, पर किसी विभाग ने नहीं करा। सिर्फ पंचायती राज विभाग के माध्यम से ही नरेगा के अंदर कार्य हुआ। तो सिर्फ आप बात को डाइवर्ट करने के लिए जरूर ये कह रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था वहां हुआ? हाँ हुआ। मैं मेरे खुद के स्वयं के जिले का उदाहरण देना चाहता हूं। 3 लाख टाके, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन जल संरक्षण का मॉडल है, वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल है, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इजराइल मॉडल से भी बेहतरीन मॉडल है। 200 mm बारिश में वो पानी का उस टाके के माध्यम से एक पौंड बना हुआ, पक्का पौंड, उसमें वहां के परिवार के लोग सर्वश्रेष्ठ पानी, बारिश के पानी को एकत्रित कर और साल भर उनको चलाते हैं। वो कितने? 3 लाख एक जिले में। 75,000 किलोमीटर, मैं वापस दोहराना चाह रहा हूं इस आंकड़े को, 75,000 किलोमीटर ग्रेवल की सड़कें एक जिले में। एक जिले में 1100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष नरेगा के माध्यम से इन इंफ्रास्ट्रक्चर कामों में लगे। क्या भविष्य के अंदर शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की दुहाई दे रहे हो, तो एक जिला में इसके आधे भी कार्य कराकर और आप करवा देने में चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल खड़ा कर रहा हूं आपके सामने कि आने वाले जो वर्ष है उसमें एक जिले में भी पूरे देश के अंदर जहां से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, उन्होंने जो संविधानिक अधिकार था और कोई भी कैप नहीं था, जितना वहां के स्थानीय लोग मजदूरी चाहते थे उस पर उतनी योजना की स्वीकृति थी। मध्य प्रदेश के अंदर मजदूरों के क्या हालात बने हुए हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। पूरे देश में मध्य प्रदेश के मजदूर आज मजदूरी करने के लिए जाते हैं, पूरे देश। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश के मजदूर मजदूरी करने जाते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। जो राजस्थान अपने आप में रेगिस्तानी इलाका है, वहां भी मध्य प्रदेश के मजदूर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। उन लोगों को मजदूरी की आवश्यकता थी, पर आप लोगों ने सरकारी व्यवस्था के माध्यम से उनको अवसर नहीं प्रदान किया। असीमित इसके अंदर बजट का प्रावधान। मध्य प्रदेश में आप मुख्यमंत्री रहते वक्त कितना आपने खर्च किया? अगर मैं मध्य प्रदेश और मेरा स्वयं के राज्य राजस्थान जो लगभग एक जैसा है हर इंडेक्स के अंदर, मैं उसकी तुलना करूं तो 2020-21 के अंदर 8,150 करोड़ रुपए मनरेगा में मध्य प्रदेश में खर्च किए गए और राजस्थान के अंदर 12,400 करोड़। 2022-23 के अंदर 6,980 करोड़ और राजस्थान में 10,850 करोड़ रुपए। ये मतलब आपके खुद के मुख्यमंत्री काल की मैं बात कर रहा हूं। यही हालात आपके पूरे मुख्यमंत्री काल की। मजदूर को देश में अधिकार जो मिला हुआ था, उस मजदूर को देश से अधिकार छीनना, क्या ये किसी सरकार
का कार्य है? नहीं। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। मध्य प्रदेश से आने वाले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने ये कार्य किया। कोई भी कुतर्क दे, पर ये घिनौना कार्य अधिकार छीनने का मजदूर होता है। और गांव के विकास, महात्मा गांधी जी कहते थे देश के विकास गांवों में होगा। क्या हालात बना दी कृषि क्षेत्र के अंदर। इस देश के अंदर क्या स्थिति है हम लोगों से छुपी भी नहीं है। गांव में रहने वाले व्यक्ति की विकास के संदर्भ के अंदर अधिकारों में क्या स्थिति बनी हुई है। और जो राज था वो पंचायती राज के माध्यम से होने वाले नरेगा को भी आपने समाप्त कर लिया। इंसान इस देश में जाए तो जाएगा, देश का नागरिक कहां जाए। गांव में आपने पूरी कृषि क्षेत्र को खत्म कर लिया। वहां के विकास को जो नरेगा के माध्यम से हो रहा था उसको आपने रोक लिया। कोऑपरेटिव सेक्टर जो एक गांव में रहने वाले व्यक्ति को आर्थिक तौर के ऊपर कुछ मदद करता है, उस कोऑपरेटिव सेक्टर को लगभग आपने समाप्त कर दिया। और शहर की स्थिति जो जीतू पटवारी जी ने बताई है वो हालात कर लिए कि शहर आज आप वंदे मातरम के संदर्भ में संसद के अंदर चर्चा जरूर करवा रहे, पर सुखलाम सुजलाम के संदर्भ में आप कर क्या रहे? क्या इस देश को में शहर में रहने वाले व्यक्तियों को शुद्ध हवा मिल रही है या वो हवा बद से बदतर हो रही है? उसका उत्तर है सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, जो शहरीकरण का मॉडल आप लोग दे रहे हो और जो पहले का हालात था उसके बद से बदतर पिछले 12 वर्षों के अंदर करवाई। हर शहर की हवा आज दूषित हो रही। शहर की नींव क्या है? किसी भी शहर, हजारों साल से जो शहर बना है कहीं भी दुनिया में, उसकी नींव क्या है? किसी भी शहर की नींव सीवरेज। आज सीवरेज के संदर्भ में क्या हालात बने हुए हैं? इंदौर इकलौता केस नहीं है जिसमें इस शहरीकरण को कॉलेप्स होते हुए हम लोग देख रहे हैं। पूरे देश में हर शहर में यही हालात बने हुए। एक साथ इतनी मौतें हुई है, इसलिए आज इस संदर्भ में हम सब लोग देख पा रहे हैं और आज हमारी प्राथमिकता है। पर हर दिन इस देश में, हर दिन मध्य प्रदेश में और हर दिन इंदौर के अंदर इस तरह की मौतें हो रही है दूषित पानी की। सिर्फ 26 मौतें नहीं है। अगर इन मौतों का ऑडिट किया जाए पिछले वर्षों में, तो उसमें मौतों का कारण के अंदर सबसे प्रमुख कारण दूषित पानी पीना इंदौर और मध्य प्रदेश और देश के शहर, बाकी शहरों के अंदर। तो हम देश के नागरिकों को कहीं भी रहने का हक और अधिकार नहीं देते। नहीं तो उनको गांवों के अंदर जो रह पाए, जंगल में जो रहने वाले हैं उनके जंगल काट कर उनकी निर्भरता वहां जंगलों से भी हम लोग हटा रहे हैं। वो जंगल हम लोग कॉर्पोरेट को सौंप रहे हैं। जंगल के माध्यम से हम लोगों को जो शुद्ध हवा मिलती थी वो शुद्ध हवा भी इनका प्रत्यक्ष तौर के ऊपर शहर के अंदर असर पड़ता है। प्रत्यक्ष तौर पे पूरे भारत के वायुमंडल पर असर पड़ता है। उन जंगलों को भी एक विकास के मॉडल को दिखाकर आज जंगल आप खत्म कर दो। तो चारों दिशा से ये प्रहार किया जा रहा है इस देश के ऊपर। उनके नतीजे हम लोग देख रहे हैं। मेरा तो आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के नागरिकों को एक ही बात कहनी, क्या देश में संवैधानिक संस्था ही चरमरा गई है? सिर्फ एक कलेक्टर का आरएसएस के कार्यालय में जाना ये कोई हादसा नहीं है। ये आईएएस जो संस्था है, प्रशासनिक जो एक संस्था है, उसको चरमराते हुए दिखना वो प्रतीक अपने आप में करवाता है कि आज जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक जो लोकतंत्र के अंदर बहुत मजबूत स्तंभ होना चाहिए वो आज चरमरा रहा है। उनकी अकाउंटेबिलिटी प्रदेश से नहीं है, उनकी अकाउंटेबिलिटी देश से नहीं, उनकी अकाउंटेबिलिटी
इंदौर जहां कलेक्टर है उनके लोगों से नहीं, इस दुख में उनके लोगों के बीच में सीवरेज के संदर्भ में क्या पॉलिसी बननी चाहिए। जीतू पटवारी जी ने जो बात करी, क्या अब समय नहीं आया कि राष्ट्रीय नीति के तौर के ऊपर जैसे स्वच्छ भारत के संदर्भ में 2 डब्बे, एक गीले कचरे के लिए और एक सूखे कचरे के लिए, तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम लोगों को निर्णय करने के अब समय नहीं आ गया। और क्या किसके इंतजार कर रहे हैं हम कि देश में कहीं भी पीने के पानी की लाइन लगे तो उसे गली में सड़क पर एक दिशा तय हो और उसकी विपरीत दिशा में सीवरेज की दिशा तय होनी चाहिए। कांग्रेस सिर्फ कमियां और गलती निकालने वाला पार्टी के तौर पर, सकारात्मक तौर पर जो आज कॉलेप्स हुआ शहरीकरण है, उसमें हम लोग कैसे आगे बढ़ सके। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी ये निवेदन है कि अब समय आ चुका कि इस तरह की नीतिगत फैसले हम लोगों को लेना चाहिए और एक राजनीतिक दल के नाते जो हमारा कर्तव्य है, हम लोग जो कमियां और गलतियां उसको उजागर करेंगे और भविष्य में उसको कैसे सुधार कर सकते हैं उस क्रम के अंदर जो हमारी भूमिका रहेगी। आजादी से पहले देश किस आधार पर चलना चाहिए, कांग्रेस ने वो भूमिका भी एक ब्रिटिश भारत के अंदर वो बताई थी और संविधान बनाकर देश के मजबूत स्तंभ और मजबूत संस्था के माध्यम से देश को आगे चलाया था। धन्यवाद।